जरा सोचिए, किसी ने कोई वाक्य पूरा किया भी नहीं है, क्रिया बोली भी नहीं गई है, लेकिन हमारा दिमाग शब्द के अंत में लगे एक छोटे से हिस्से को सुनकर ही पूरा अर्थ निकाल लेता है ना कमाल की बात। भाषा विज्ञान में ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है। आज के इस विश्लेषण में हम प्राचीन संस्कृत व्याकरण और दर्शन की गहराइयों में चलने वाले हैं। हम ये डिकोड करेंगे कि कैसे महज एक ध्वनि दिमाग में पूरी तस्वीर उकेर देती है। ये कोई रटा रटाया व्याकरण का पाठ नहीं है, बल्कि ये समझने का एक शानदार तरीका है कि इंसान का दिमाग भाषा को कैसे प्रोसेस करता है। तो आज के हमारी इस चर्चा की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। सबसे पहले शब्दार्थ की पहेली, फिर वैयाकरण बनाम मीमांसक, उसके बाद अनुभिहित कारक का नियम, फिर प्रत्यय, संख्या या भूमिका, उसके बाद अन्योन्याश्रय दुविधा, और अंत में हम देखेंगे कि श्रोता अर्थ कैसे बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला भाग, शब्दार्थ की पहेली। आइए वृक्षम के उदाहरण से इसे समझते हैं। मूल ग्रंथों में एक बड़ा ही सटीक और गहरा उदाहरण मिलता है, एक अकेला शब्द वृक्षम। अब वृक्ष का मतलब तो पेड़ हुआ, लेकिन इसके अंत में जो म लगा है वो क्या कर रहा है? दिलचस्प बात यह है कि जब सिर्फ वृक्षम बोला जाता है तो बिना किसी और संदर्भ या क्रिया के ही दिमाग झट से समझ जाता है कि इस पेड़ के साथ कुछ होने वाला है। व्याकरण की भाषा में कहें तो ये किसी क्रिया का कर्म है, उसका लक्ष्य है। अब इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें विभक्ति को समझना होगा। संस्कृत व्याकरण में विभक्ति वो प्रत्यय या सफिक्स है जो संज्ञा के अंत में जुड़ता है और दो बातें स्पष्ट करता है। पहली, वाक्य में उस शब्द का रोल या कारक क्या है, और दूसरी, उसकी संख्या क्या है, यानी वो एक है, दो हैं या बहुत सारे हैं। सुनने में बड़ा सीधा साधा लगता है ना, लेकिन सच मानिए प्राचीन विद्वानों के बीच इसने एक बहुत बड़ी बौद्धिक बहस छेड़ दी थी। भाग 2, वैयाकरण बनाम मीमांसक। यहीं से असल में दो विचारधाराओं का टकराव शुरू होता है। प्राचीन भारत में इन प्रत्ययों के मुख्य काम को लेकर दो धड़े बन गए थे। एक तरफ थे वैयाकरण यानी शुद्ध व्याकरण के महारथी, और दूसरी तरफ थे मीमांसक जो वैदिक वाक्यों के अर्थ निकालने में माहिर थे। अब देखिए, मीमांसकों का बड़ा सीधा सा तर्क था कि प्रत्यय मुख्य रूप से संख्या बताता है और वाक्य में उसकी भूमिका या कारक तो बस एक साइड रोल है। लेकिन वैयाकरण बिल्कुल उल्टा सोचते थे। उनके हिसाब से प्रत्यय सबसे पहले कारक यानी व्याकरणिक भूमिका बताता है और संख्या तो बस एक अतिरिक्त जानकारी है। कुल मिलाकर ये बिल्कुल मुर्गी पहले आई या अंडा वाला सवाल बन गया कि आखिर शब्द के अर्थ में बॉस कौन है। भाग 3, अनभिहित कारक का नियम, यानी जो कहा नहीं गया। इस पूरी बहस में थोड़ा और मसाला डालने के लिए व्याकरण का एक बहुत ही खास नियम एंट्री लेता है, अनभिहित। अनभिहित का सीधा सा मतलब है जो अव्यक्त है या जो अभी तक कहा नहीं गया है। ये सिद्धांत साफ कहता है कि कोई भी विभक्ति प्रत्यय तभी लगाया जाएगा जब उस शब्द की भूमिका वाक्य के किसी दूसरे हिस्से ने न बताई हो, यानी भाषा में फालतू के दोहराव की कोई जगह नहीं है। अगर भूमिका पहले ही सेट हो चुकी है तो उसे दोबारा प्रत्यय लगाकर बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो सवाल उठता है कि ये प्रत्यय आखिर मैदान में उतरते कब हैं? इसके कुछ साफ नियम हैं। ये तभी आते हैं जब भूमिका या रोल क्रिया द्वारा व्यक्त न किया गया हो, या किसी अन्य प्रत्यय द्वारा व्यक्त न हो, या फिर समास द्वारा व्यक्त न हो। सीधे शब्दों में कहें तो प्रत्यय सिर्फ उन खाली जगहों को भरते हैं जो अकथित रह गई हैं, जो छूट गई हैं। वैयाकरण इसी नियम को ढाल बनाकर कहते हैं कि भाई, जब प्रत्यय का काम ही खाली छोड़ी गई भूमिका को भरना है तो जाहिर है उसका मुख्य काम भूमिका बताना ही हुआ ना। भाग 4, प्रत्यय, संख्या या भूमिका। आइए इनके तर्कों का थोड़ा और बारीकी से विश्लेषण करते हैं। अब मीमांसक भी कहाँ पीछे हटने वाले थे। उनका बचाव पूरी तरह से लॉजिक पर टिका था। वो कहते हैं कि भाई, अगर हम मान ले कि कारक या भूमिका ही मुख्य है तो फिर संख्या तो महज एक विशेषण या एट्रीब्यूट बन के रह जाएगी। और मीमांसकों की नज़र में एक वचन या बहुवचन जैसी संख्या इतनी जरूरी चीज है कि उसे किसी कोने में एक विशेषण बनाकर नहीं छोड़ा जा सकता। ये तर्क वाकई बहुत दमदार है और इसीलिए ये बहस इतनी उलझ जाती है क्योंकि दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जगह एकदम सॉलिड लॉजिक दे रहे थे। भाग 5, अन्योन्याश्रय दुविधा। अब हम भाषा विज्ञान की एक बहुत ही गहरी दार्शनिक पहेली में प्रवेश कर रहे हैं। इन सारे तर्कों से एक ऐसी पहेली जन्म लेती है जिसे हम लिंग्विस्टिक्स का ब्लैक होल कह सकते हैं, जहां कारण और प्रभाव आपस में पूरी तरह उलझ जाते हैं। ग्रंथों की इस लाइन पर जरा गौर कीजिएगा। क्रिया को कारक से समझा जाता है और कारक को क्रिया से।
ये तो एक अंधहीन लूप हो गया। कोई काम तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक उसे करने वाले कारक न हो, और किसी शब्द की भूमिका तब तक तय नहीं हो सकती जब तक कोई काम न हो रहा हो। अगर दोनों एक दूसरे पर ही टिके हैं तो भी शुरुआत कहाँ से होती है? चलिए इस लूप को तोड़ते हैं। इस पहेली का जवाब बोलने वाले और सुनने वाले के अलग-अलग नजरिए में छिपा है। देखिए, जो वक्ता है यानी बोलने वाला, उसके दिमाग में तो पूरी पिक्चर पहले से क्लियर है। उसे पता है क्या एक्शन हो रहा है, इसलिए वो एकदम सही प्रत्यय चुन लेता है। लेकिन जो श्रोता है यानी सुनने वाला, उसकी दुनिया बिल्कुल अलग है। वो पहले प्रत्यय सुनता है और फिर उस प्रत्यय के सहारे बैकवर्ड जाकर क्रिया का अनुमान लगाता है। भाग 6, श्रोता अर्थ कैसे बनाते हैं। आइए देखते हैं कि दिमाग इस दुष्चक्र से बाहर कैसे निकलता है। असल में कोई भी कम्युनिकेशन सुनने वाले के बिना तो अधूरा ही है। जब कोई पहली बार सिर्फ एक शब्द सुनता है, जैसे वृक्षम, तो उसके पास पहले से कोई क्रिया नहीं होती, लेकिन अगले ही पल मिलीसेकंड्स के अंदर दिमाग उस म प्रत्यय को प्रोसेस करता है और बस यही प्रत्यय एक ट्रिगर का काम कर देता है। सुनने वाले को तुरंत अंदाजा लग जाता है कि यहाँ कोई क्रिया होने वाली है। ये जो दिमाग की छलांग है ना, ये पूरी तरह से उस छोटे से प्रत्यय के इशारे पर होती है। तो अंततः निष्कर्ष क्या निकला? यही कि महज एक प्रत्यय में इतनी ताकत होती है कि वो दिमाग में पूरी क्रिया का खाका खींच सके। सुनने वाले के लिए कारक किसी क्रिया का मोहताज नहीं है, बल्कि प्रत्यय खुद ब खुद अर्थ गढ़ रहा है। और इसी मनोवैज्ञानिक सच्चाई से वो आपसी निर्भरता या लूप वाली पहेली हमेशा के लिए सुलझ जाती है। ये साफ दिखाता है कि व्याकरण सिर्फ नियमों का पुलिंदा नहीं है, बल्कि हमारा दिमाग कैसे सोचता है उसका एक जीता जागता मॉडल है। इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। जरा सोचिए, अगर किसी शब्द के अंत में लगा एक छोटा सा हिस्सा, कोई स्वर या व्यंजन, हमारे दिमाग में एक पूरी घटना खड़ी कर सकता है, तो फिर वो लाइन कहाँ खींची जाए जहाँ भाषा खत्म होती है और हमारे अपने स्वतंत्र विचार शुरू होते हैं? क्या हम भाषा के जरिए सोचते हैं या हमारी सोच भाषा बनाती है? प्राचीन विचारकों के इन सिद्धांतों से एक बात तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ है कि शब्दों की छोटे छोटे टुकड़े अपने अंदर अर्थ का एक पूरा ब्रह्मांड समेटे हुए हैं। इस पर गहराई से विचार करना तो बनता है।